हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम, क्लास 11th का। और इसमें जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाता हूँ, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं या फिर इसके नोट्स बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker 1969. 1969 में Whittaker ने जो सिस्टम दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, हमने वो पढ़ा था पिछले चैप्टर में, wherein he suggested the 5 kingdom classification, that is Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. तो ये 5 किंगडम थे। In this chapter, we will deal in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom. तो इस चैप्टर में हम प्लांट किंगडम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. Fungi and members of Monera and Protista having cell walls have now been excluded from Plantae, though earlier classification placed them in the same kingdom. तो मैंने जैसे आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि विटैकर सर जब आए थे 1969 में, उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन दी थी 5 किंगडम की, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई थी पहले से। कई सारे एनिमल्स या फिर कई सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो प्लांट किंगडम में नहीं आने थे, तो विटैकर सर ने क्या किया था, उन ऑर्गेनिजम्स को प्लांट किंगडम से एक्सक्लूड किया था, यानी कि हटाया था। तो जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाती है, आप क्लासीफाई बेटर वे में कर पाते हो ऑर्गेनिजम्स को, है ना। तो जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होते होते नए नए साइंटिस्ट्स आए, उन्होंने बेटर क्लासिफिकेशन दी, और इसी वजह से कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें सेल वॉल थी, लेकिन वो प्लांटे में बिलोंग नहीं करते थे, तो उन ऑर्गेनिजम्स को प्लांटे से हटा लिया गया। सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर। तो हमने जो ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़े थे साइनोबैक्टीरिया, वो एल्गी नहीं होते, उनको हम मोनेरा में रखते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। In this chapter, we will describe algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms under Plantae. तो इस चैप्टर में हम ये 5 डिविजन्स पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में। Let us also look at the classification within angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification system. तो एक लुक हम क्लासिफिकेशन पे लेंगे एंजियोस्पर्म्स की भी। उसमें जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको इन्फ्लुएंस किया था। The earliest systems of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves, etc. तो जो पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम थे अर्लीस्ट, तो वो ज़्यादा कुछ कंसिडर नहीं करते थे, केवल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कंसिडर करते थे। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मतलब केवल फिजिकल अपीयरेंस को देखते थे और उसके बेसिस पे क्लासिफाई करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती गई, हमने ये देखा कि किसी भी प्लांट के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्सुअल कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्लोरल मतलब उसके फ्लावर्स, अगर फ्लावर्स आ रहे हैं तो उसको हम एंजियोस्पर्म में रखेंगे। तो ऐसे ऐसे करके क्लासिफिकेशन ब्रॉड होती रही, और इसी के साथ किंगडम्स के अंदर फाइलम्स या डिविजन्स बने। ठीक है, ऐसे ऐसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती गई, तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं उनके बेसिस पे पहले की क्लासिफिकेशन होती थी, लेकिन जो अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो कई सारे चीज़ों को कंसर्न लेके चलती है कि हाँ, हमको इसके बेसिस पे भी क्लासिफाई करना है, जिसमें आते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स और बाकी के फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स वगैरह, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी तो होती है। They were based mainly on vegetative characters or on the androecium structure system given by Linnaeus. तो ये एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर जो था, इसके बेसिस पे जो क्लासिफाई करते थे वो सिस्टम लिनियस ने दिया था, और मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या फिर एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई करते थे। Such systems were artificial. They separated the closely related species since they were based on a few characteristics. तो अब जब कुछ कम कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो
कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे जो आने तो सेम किंगडम में थे या सेम क्लास में थे या फाइलम में थे, लेकिन आप कम पॉइंट्स को लेके चल रहे हो, तो कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनको साथ में रखना था लेकिन आपने अलग अलग रख दिया. ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. तो environment से affect हो जाते हैं vegetative character. What remains the same is the sexual characteristics. तो उनको ज़्यादा importance देना चाहिए जब classification की बात आती है. As against this, natural classification systems developed which were based on natural affinities among the organisms and consider not only the external features but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology, and phytochemistry. Such a classification for following plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. तो इन्होंने ये बताया है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो बेटर था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम से. क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम केवल कम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखता था और उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर देता था, लेकिन नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने ये देखा कि ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया है. और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर. तो इसमें आपको पूरा नाम याद नहीं रखना, बस बेंथम एंड हुकर याद रखना. और ये किस किस बेसिस पे थे? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, इन सब फीचर्स के बेसिस पे हमारी नेचुरल क्लासिफिकेशन थी. At present, phylogenetic classification systems based on evolutionary relationships between the various organisms are acceptable. This assumes the organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. अभी phylogenetic classification system के basis पे classification हो रही है. Evolutionary relationships पढ़ रहे हैं organisms के बीच में और उसके basis पे organisms को साथ में रख रहे हैं, यानी कि classify कर रहे हैं. Phylogenetic मतलब ancestors के बारे में पढ़ना. We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification. कई सारी ऐसी resources हैं जो हमारी help करती हैं classification में. These become more important when there is no supporting fossil evidence. ये बहुत ज़्यादा important होती हैं तब जब कोई fossil evidence नहीं है. अब हर चीज़ का तो fossil बना नहीं होगा. हर चीज़ का जब fossil नहीं बना तो उसके बारे में कुछ तो information चाहिए हमें उसको क्लासीफाई करने के लिए, है ना. तो इसलिए जब हमारे पास कोई फॉसिल एविडेंस नहीं होता तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच इज़ नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हमारी हेल्प करती है. नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डेटा आर देन प्रोसेस्ड. In this way, each character is given equal importance and at the same time, hundreds of characters can be considered. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इतनी अच्छी है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, क्योंकि हम कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है या कोई ऐसा कैरेक्टर है, उसके लिए कोई कोड हम वो कर देते हैं, असाइन कर देते हैं. उसके बेसिस पे जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक जगह आ जाएंगे हर ऑर्गेनिज्म के. तो उस बेसिस पे हम इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं. मतलब क्लासिफिकेशन इजी नहीं होती, लेकिन उसको काफ़ी इजी बना देता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, अगर आपके पास फॉसिल एविडेंस ना हो तो. साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन. साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मतलब सेल कैसा है किसी ऑर्गेनिज्म का. साइटोटैक्सोनॉमी मतलब सेल को देख के टैक्सोनॉमी करना. टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन करना. That is based on cytological information like chromosome number, structure, behavior and chemotaxonomy. Chemotaxonomy क्या होता है? Chemicals that uses the chemical constituents of the plant to resolve confusion are also used by taxonomists these days. Chemotaxonomy में पढ़ते हैं हम chemical composition किसी भी organism की और उसके basis पे classify कर देंगे. तो ये नहीं है कि हम केवल साइटोटैक्सोनॉमी के बेसिस पे क्लासिफाई कर दें. ये सब चीज़ें मिलके हेल्प करती हैं हमारी क्लासिफाई करने में.